ये MC है, ये हम डॉक्टर्स हैं और आप लोग की गाइडेंस है। Assalamu alaikum, this is Abdul Sattar and I've done my FEC from Career College Kohat. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहत ईमान है और मैं चित्राल से बिलोंग करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, my name is Mazhar Javed, I'm from Swabi. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल नवाज खान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाल खान है और मैं एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम अदनान अहमद है, मैं नॉर्थ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। My name is Junaid Ahmad and I'm from Bardram. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीत सिद्दीक है, मैं मानसेरा से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उज़ैर खटक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट करक। My name is Naimur Rahman, I belong to district Badagram. Assalamu alaikum friends, my name is Isha Saeed and I am from Ahmedabad. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और किसी एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहान है, मैं कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, my name is Fahad Malik and I am first year MBBS student. मैंने चूँकि ये कैरियर कॉलेज कोहाट से पढ़ा था तो हमारे टीचर्स वहाँ पे बहुत इंगेजिंग थे, बहुत अच्छे थे, तो मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो थे वो पहले से क्लियर थे। मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो सारी चित्राल से की है, द लंगलेन स्कूल एंड कॉलेज चित्राल से, और फिर मैंने एमटीकेट अटेम्प्ट किया, उसमें मेरे 181 मार्क्स आए। I got around 176 out of 210 in MDCAT 2021. I secured 179 marks out of 210 in National MDCAT 2021. और मेरे MDCAT मार्क्स 176 थे और मैंने FEC इस्लामिक कॉलेज पेशावर से किया है। MDCAT टेस्ट में 182 मार्क्स थे। 2020 में 166 मार्क्स एंड 2021 में 183 मार्क्स के साथ मैं MC में हूँ। I did my FEC from Tamir Watan College, Ahmedabad. I scored 174 in MDCAT 2021. मैंने FSC ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस करक से की थी और मैंने MDCAT 2020 के लिए प्रिपरेशन की थी और मेरे मार्क्स आ गए 173, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर मैंने अगेन 2021 के लिए प्रिपरेशन शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स आ गए 179। I am a repeater and last year I got 175 out of 200 and this year I got 166 out of 200 and this is मेरे MDCAT में 176 मार्क्स थे। I cracked MDCAT 2021 with 181 marks. बात इस तरह थी, हम जब कैरियर कॉलेज से वापस हमारे एग्जाम्स हो गए, उसके बाद जब हम वापस आए तो हमारे पास टोटल रहते थे 45 to 50 डेज़। मैंने एकेडमी ज्वाइन की, 10 to 12 और 15 डेज़ में एकेडमी गया, मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो दोबारा मुझे वो ईटा की चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो जिसमें मेरा टेस्ट नहीं आने वाला। मैंने एकेडमी छोड़ दी, मैं सेल्फ स्टडी पे आ गया और यकीन जाने सेल्फ स्टडी ने मुझे जितना फ़ायदा दिया है मुझे किसी एकेडमी ने किसी। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, पहले बार नहीं की थी, जब मैं रिपीट कर रही थी तब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी और वो भी मैंने 1 मंथ के लिए की होगी, बाकी सारी मेरी सेल्फ स्टडी थी। और मुझे लगता है कि एकेडमी जो है वो आपको पुश कर सकती है स्टडी करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर सारी स्टडी आपको खुद ही करनी होती है। इतना ज़्यादा अगर डिपेंडेंट हो जाए आप एकेडमीज़ पे या इस तरह की चीज़ों पे, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैंने खुद कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ऐसी है ना कि मैं लेक्चर से मतलब कोई लेक्चर देता है तो मैं नहीं सीख सकता। मैं सेल्फ स्टडी पे बिलीव करता हूँ, तो मैंने सारा सब कुछ खुद पढ़ा है। Basically I did my FSC from Wacken, तो मैंने वहीं पर एकेडमी ज्वाइन की थी। मैंने ईटा की सच कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मैंने कोर्स कवर करने के लिए एकेडमी की थी, तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा दिया। फर्स्ट मेरा अगर बस चल रहा तो मैं सबके दिमागों से वो एक मिसकंसेप्शन जो है पहले वो निकालता दैट फॉर मेडिकल यू हैव टू स्टडी फॉर 18 आवर्स और मोर देन दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद 7-7, 6-6 घंटे पढ़ के मैं इधर आया हूँ। कोई इतनी सख्ती नहीं है जितने लोगों ने बना रखी है। मेडिकल इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। सबसे ज़्यादा हम पे वो प्रेशर आ जाता है, हम कहते हैं कि मैं तो पढ़ नहीं रहा, मुझसे तो हो नहीं रहा, और ये चीज़ है उसकी वजह से हमारा सारा स्कोर ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात ये कि दिस इज़ अ नर्व गेम, अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस होगा तभी कर सकते हो। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह स्टडी करती थी। मैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक रीड करती थी और फिर उसके बाद उसको अपने आप को एक्सप्लेन करती थी जो कंसेप्ट्स थे। उसके बाद मैं अपने आप को असेस करती थी, MCQs अटैम्प्ट करती थी। MCQs अटैम्प्ट करने के बाद मैं देखती थी कि मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ पर हैं। जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, मुझे कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर था, मुझे पता चल जाता था, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती थी। ऐसा होता है कि एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होती है और आप पूरा चैप्टर बार बार बिला वजह रिवाइज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो यूज़फुल है, एफिशिएंट भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है।
तो आप ऐसा करें कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनको एसेस करें और उनको जो है वो आप जो गैप्स हैं वो फिल कर दें। और फिर मैं ऐसा करती थी कि अगर कोई कंसेप्ट मुझे उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा होता तो मैं यूट्यूब पे जाती थी, मैं गूगल पे जाती थी, विकीपीडिया पे जाती थी और ऑनलाइन बहुत सारे आर्टिकल्स होते थे वो मैं पढ़ती थी और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करती थी। हम सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक पे फोकस किया करते थे। फिर उसके बाद हमने रिपीट ईयर में इस तरह किया ना कि पंजाब टेक्स्ट बुक भी उठाया, साथ में फेडरल भी, और बहुत से सोर्सेज टच किए। लेकिन मैं जूनियर को ये मशवरा दूंगा ना कि आप ऐसा करें कि केपी टेक्स्ट बुक आप अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए वो यूज़ करें, और साथ साथ में आप ऐसा करें ना कि पंजाब टेक्स्ट बुक है ना उससे फुल कमांड हासिल करें। और मेरा पढ़ने का तरीका ये होता था कि मैं क्लास में लेक्चर्स काफ़ी गौर से सुनती थी और फिर जब मैं घर आती थी तो एक दफ़ा मैं उन लेक्चर्स को जो मैंने नोट किया होता था उससे रिवाइज ज़रूर करती थी। और उसके साथ साथ जब मुझे किसी टॉपिक में चैप्टर में कमी खामी होती या एमसीक्यूज़ में सही हल नहीं कर पाता या और मुझे कोई मसला होता था टॉपिक से, तो मैं यूट्यूब चैनल्स से वो चीज़ देख लेता। ये कि अपनी बुक को केयरफुली स्टडी करो, केयरफुली, और जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करो, अपने बुक के ऊपर लिखो या स्टिकी नोट्स ले लो, उसको बुक के ऊपर चिपकाओ और उस पर लिखो। ये अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपने कौन से मतलब जैसे कि नेशनल लेवल पे टेस्ट हो रहा है, आपने करना कहाँ से, तो आप पंजाब और फेडरल पे जाएं एज ए KPK स्टूडेंट। फिर बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात आती है, आपने इन सब्जेक्ट्स को करना कैसे। तो बायो तो हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है कि आपने नोट्स बनाने या नहीं बनाने। जैसे हमने नोट्स नहीं बनाए थे, हम बुक पे ही सब कुछ हाईलाइट वगैरह कर लेते थे। फिर आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात करें, फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, और केमिस्ट्री में आपको बहुत सी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। तो केमिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब की बुक बहुत ज़बरदस्त है, ऑर्गेनिक और फर्स्ट ईयर के लिहाज से भी। तो पंजाब की बुक अगर आप पंजाब से कर रहे हो तो आपको मतलब और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने साथ फेडरल भी लेनी है या KPK भी लेनी है। पंजाब इज़ इनफ फॉर यू फॉर केमिस्ट्री। और बायो के लिए भी बट बायो के लिए आपको पंजाब से फेडरल की तरफ जाना पड़ेगा। और बायो में अगर KPK के देखा जाए तो KPK में इतना रिच नहीं है जितनी हमारे पास फेडरल और पंजाब की बुक्स हैं। एंड नाउ केमिस्ट्री हो गया। फ़िज़िक्स के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और इंग्लिश तो बंदा साथ साथ लेके चलता रहता है। लॉजिकल रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेन कि आप कितना और कैसे पिक कर सकते हो। आप पंजाब पढ़े, साथ में फेडरल का कोर्स भी करें। बायो के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप पंजाब, फेडरल और KPK तीनों से मिलकर करें। और जो मतलब केमिस्ट्री है वो KPK का और KPK का टेक्स्ट बुक और साथ में फेडरल का। और जो हमारा फिज़िक्स है तो वो अगर आप KPK से करें या फेडरल से करें या पंजाब से करें, वो कहीं से भी हो जाता है, सिर्फ कंसेप्ट चाहिए। पर पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता। आप अपनी FSC जो है उसको लें, जो भी आपने FSC में कोर्स पढ़ा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, आप उसे रिवाइज करें, उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। डोंट गो फॉर अदर बुक्स कि हमें KPK बोर्ड से करना है, पंजाब बोर्ड से करना है, फेडरल बोर्ड की बुक्स लेनी है, कोई मसला नहीं। जो आपने FSC में किया है उसे पढ़ें, उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करें एंड देन गो फॉर द MCQs। मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस करें। MCQs की प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि FSC में आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करते हैं और MCAT में आपको सारे MCQs करने पड़ते हैं, तो आपको चाहिए कि आप MCQs की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग KPK के स्टूडेंट हैं तो KPK के जो होते हैं स्टूडेंट, उनके माइंड में ये चीज़ आजकल बहुत सर्कुलेट कर रही है फ्रॉम पास्ट 2 years कि हम लोगों ने पढ़ना कहाँ से है। लाइक शुड बी कैरी ऑन विद KPK बुक्स और पंजाब बुक्स और फेडरल बुक्स। तो मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये था कि हम लोगों ने MDCAT दिया था, उसमें ज़्यादातर जो MCQs आए हुए थे वो आए हुए थे फेडरल की बुक से, कुछ बहुत पंजाब की बुक से भी थे। तो हम लोगों ने किया गया था कि हम लोगों ने KPK भी पढ़ी थी, उसके साथ फेडरल भी पढ़ी थी, उसके साथ पंजाब को भी एक रीड दिया था हम लोगों ने। लाइक याद नहीं किए थे लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक रीड दी थी उस चीज़ को। उस चीज़ का फ़ायदा ये हो गया था कि जो कुछ 1-2 MCQs एक्सेप्शन थे हमारे पास पंजाब की बुक्स में से, वो हमारे कवर हो गए थे ईजीली। अच्छा, स्टडी के लिहाज से मैं इस तरह कहूँगा, प्रॉपर रूटीन का कुछ लोग होते हैं ना, रूटीन बना लेते हैं, दिन में 3-3, 4 चैप्टर्स अपने लिए रख लेते हैं, फिर एंड में क्या होता है ना वो पढ़ पाते हैं और टेंशन में भी आ जाता है कि मेरा तो रूटीन सारा ख़राब हो गया है। प्लीज़ छोटे से स्टार्ट करें। आप 3 पेजेस पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, 3 पेजेस पढ़े अच्छे से पढ़े। और दूसरी टिप ये है जो मैं अपने लिए करता था, क्योंकि मुझे खाने और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं अपने लिए वही करता था कि यार अगर मैंने ये चैप्टर आज तक कर लिया तो मैंने जाना है उधर, ये चीज़ खानी है और ये करना है। तो ये भी एक अच्छी टिप है, अगर मेरी तरह कोई शौकीन है खाने वाले का तो उसके लिए सही बेस्ट काम कर सकती है। और यकीन जाने करती भी है, इंसान को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये तो मैंने खुद को एक ट्रीट टाइप दी है।
तो ये भी एक अच्छी टिप है। उसी टाइम टेबल आपने बनानी है, ऐसी टाइम टेबल बनानी है जिसको इंसान को फॉलो कर सकता है, रोबोट्स के लिए नहीं बनानी, अपने लिए बनानी है। छोटा थोड़ा सा काम लेकिन अच्छा, उससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। फिर आप थोड़ा ज़्यादा करना स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट आपने छोटे से लेना है। आपने 3 दिन में पूरे सिलेबस कवर नहीं करना और ना ही हफ्तों में करना है, आपने महीनों में कवर करना है। मेडिकल स्टूडेंट बनने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 डेडिकेशन, नंबर 2 स्मार्ट वर्क एंड नंबर 3 आपकी नमाज। दूसरी बात जो अकेडमी के लड़कों में अभी भी पाई जाती है, चंद बुक्स है स्पेसिफिक, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को खुद भी पता है कि जिनमें सारे MCQs जो है, सारे MCQs कैलकुलेशन बेस्ड है और वो है। जबकि NMDCAT में मेरे टेस्ट में स्पेसिफिकली मुझे एक भी MCQ ऐसा नहीं आया था जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। तो प्लीज़ उन बुक्स को अवॉइड करें। आप लोगों ने सिंपल कॉन्सेप्ट वाली जो MCQs बुक्स है उनको फॉलो करना है। जिनमें ये बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस वाले, इनको तो आपने छोड़ दिया है। मैं आपको और भी बताऊँ कि मैं पेशावर में एक टेस्ट के लिए गया था और जैसे ही मैंने टेस्ट देखा उसमें सारे कैलकुलेशन बेस्ड MCQs थे। मैंने कहा खैर है, मेरे टेस्ट मैंने करना ही नहीं है क्योंकि वैसे डीमोटिवेट हो रहा हूँ। मैं टेस्ट वहीं पे छोड़ दिया, पेमेंट मैंने कर दी थी, मैंने कहा ये टेस्ट मैंने करना ही नहीं है, मैं टेस्ट वही छोड़ के इधर आ गया। तो ये और नहीं है, ये चंद स्टेप्स है जिनसे मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर रहा था और मुझे पता था कि टेस्ट में ये चीज़ें नहीं आने वाली, तो अगर इनमें मैं 0 भी हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हुआ भी वही कि टेस्ट में मेरी वो चीज़ें बिल्कुल नहीं थी जो इन अकेडमीज़ के टेस्ट और इन चीज़ों में आई थी। पे मैं उस टॉपिक को बुक से भी एक दफ़ा रिवाइज करती थी एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू सॉल्व द MCQs फ्रॉम द बुक जो रिगार्डिंग दैट टॉपिक। और फिर मेरा ये होता था कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखती थी और जहाँ से भी मेरे कॉन्सेप्ट को कोई मसला होता था मैं अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करती थी या मैं यूट्यूब से देख लेती भी। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि मतलब किस टाइप के MCQs आते हैं, कहाँ से MCQs आते हैं, कैसे MCQs आते हैं ना। तो अगर आप PMC के 36 टेस्ट हैं वो अवेलेबल है बहुत से वेबसाइट पे, उनके जो पेड टेस्ट है आप उसको उठाएं और उससे सीखें, उसको एक एज अ रोल मॉडल रखें और उसको जज करें। आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के MCQs आते हैं और कहाँ से आते हैं और आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा, तो उसको ज़रूर यूज़ करें। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि मोटिवेशन जो है आपकी वो डाउन भी हो जाती है कभी कभी आपको दिल नहीं चाह रहा होता। मोटिवेशन आपको ज़्यादा पुश नहीं कर सकती। जो चीज़ आपको पुश करती है वो डिसिप्लिन है कि आपका दिल नहीं चाह रहा, आप कहें कि नहीं यार क्या रखा है MCAT में, क्या रखा है MBBS में। कभी कभी ऐसा होता है जब आप स्ट्रेस हो जाते हैं कि मैं क्यों इतना अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट कर रहा हूँ। तो जो चीज़ आपको सच में पुश कर रही है वो आपका डिसिप्लिन है कि आपका दिल नहीं भी चाहता, still you have to wake up at 5 AM and still you have to cover the whole thing which you have planned to do at the day. और यस, मेरे पास आखिर में एक चॉइस थी। लास्ट 10 डेज थे मेरे पास और चॉइस ये थी कि या तो मैं KPK का जो मैंने जो भी पढ़ा है मैं उसको रिवाइज करूं और या दूसरी चॉइस ये थी कि मैं पंजाब और फेडरल इनको उठा के पढूं। मैंने रिवीजन को टाटा बाय बाय कर दिया। मैंने कहा ये 8-9 दिन है जितनी भी है उनमें मैंने PMC की जो टेस्ट आए हुए थे उनको भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन मुझे तो खैर उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरे लिए उनमें से कोई भी MCQs रिपीट नहीं हुआ था। मैंने पंजाब और फेडरल को जो लास्ट दिन में एक रीड दी है, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है उनमें से, लेकिन जब मैं टेस्ट में बैठा हूँ तो मुझे लग गया कि मुझे सब याद है। तो पंजाब, फेडरल और इनको छोड़ना नहीं है, जस्ट एक रीड देनी है। आपको अभी वैसे लग रहा हो कि एक रीड ही है, लेकिन जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो आपको ये रीड बहुत ज़्यादा काम आती है। और मतलब मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो को बनवाने का मकसद ही मेरा रिपीटर्स को एक मैसेज देना था कि अपने फेलियर्स को देख के और अपने एनवायरनमेंट को देख के डिप्रेस नहीं होना। सबसे पहले आपने मतलब डिप्रेस ही नहीं होना, क्योंकि ये सारा जो खेल है ये आपके नर्व्स का है। जो डिप्रेस हो गए तो वो पीछे रह जाते हैं। और आपने खुद को ये चीज़ अपने जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये चीज़ डालनी है कि यस मैं ये काम करूँगा और मैं ये कर सकता हूँ। एज ए रिपीटर बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। हम लोगों को प्रेशर होता है सोसाइटी का, फैमिली का, एक सेल्फ प्रेशर भी होता है कि हम लोगों ने एक करना था काम, हम इस साल कर सकते थे बट वी कुडंट मेक इट। तो आप लोगों को इसमें परेशान नहीं होना, आप लोगों को अपने में बिलीव होना चाहिए कि अगर आप 1 साल दे रहे हैं, आपने एक बचपन से एक चीज़ सोची हुई है, ठीक है, आप अगर उसे 1 साल और देंगे, यू टुक अ गैप ईयर, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप लें, आप अपने पैशन को, एम्बिशन को एक और चांस ज़रूर दें। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम पे फैमिली का प्रेशर है, हम लोगों की सोसाइटी का प्रेशर है, या इंसान को खुद भी डिप्रेशन होता है, तो ये बात याद रखें कि अल्लाह फरमाता है कि मेहनत आपके हाथ में और कामयाबी मेरे हाथ में।
स्टूडेंट का ये मसला होता है ना कि वो सोचते हैं कि अगर हम इस साल रह जाए तो हमारा क्या होगा, इस टेंशन में होते हैं। और कुछ रिपीटर लोग होते हैं वो भी ये टेंशन लेते हैं ना कि हम ऑलरेडी एक साल हमारा ज़ाया हो चुका है, इसको वो ज़ाया बोलते हैं, लेकिन ये ज़ाया नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो हमें अगले साल में फ़ायदा देती है। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल हाई होना चाहिए और ख़ुद को मोटिवेट रखिए। मेरा अच्छा, रिपीटर्स के साथ ये मसला होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी और डिप्रेस स्टेट में होते हैं। उनको लगता है कि हम इतने कैपेबल नहीं थे शायद कि हमसे टेस्ट पास नहीं हो सका। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप उस दिन पे डिपेंड करता है कि टेस्ट डे में आप एक्चुअली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, किसी की तबीयत नहीं ख़राब होती, किसी का घर में कोई इशू हो जाता है, कोई लेट पहुँच जाता है, और इसी तरह से फिर जो है आपका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में आप बच्चों को देख के परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग उस वजह से भी नहीं अच्छा अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, और अगर किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा काबिल है, आप दूसरे में भी नहीं कर सकते। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और आप ये सोचें आप दूसरों को नहीं देखें, ठीक है। पहली बात ये है कि आप कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करें, आप बस अपने ऊपर डिपेंड करें, और आपने ये एक जो है ना एक वो मकसद आपको बना लेना है कि मुझे बस ये किसी भी तरह से करना है, और वो जो मोटिवेशन है वो आपको मतलब किक देगी हर बार। यू आर कैपेबल टू डू सो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है, और दैट्स इट। और मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और भरपूर मेहनत करें और चल करें। द ओनली वे टू डू ग्रेट इज़ टू लव व्हाट यू डू। यही कहता हूँ कि खूब पढ़ें और इन्जॉय करें फिर। और फ्रेशर को मैं ये पैगाम दूंगा कि वो रेगुलर स्टडी करे और साथ उसके साथ एंजॉय भी करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। और अयूब में आएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे एंजॉय करेंगे, बहुत सारे। देन आप ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एंड नो दिस थिंग कि आपने प्लान किया और अगर वो प्लान नहीं होता सक्सेसफुल तो देयर इज़ योर लॉर्ड, अल्लाह बेस्ट प्लानर है, उसका प्लान वर्क कर रहा है, तो यू हैव टू बिलीव इन दैट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मेरा एक सेल्फ कोटेड एक सेंटेंस है जो मैंने खुद बनाया, तो द सक्सेस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन वन डे रूटीन, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एनएमडीके 2023 और 2022 है ना, 2022 है, सॉरी। बेस्ट ऑफ लक फॉर एमडीके 2022 अपकमिंग, and I wish you all best of luck, and inshallah see you all guys this year with us inshallah। और एक दूसरा है कि नमाज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ें, और अगर ऐसा एंजाइटी डेवलप होती है, नमाज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ें, कुरान बिल्कुल ना छोड़ें, और उसके साथ मेडिटेशन बिल्कुल ना छोड़ें। आप मेडिटेशन की आदत डालें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है उससे। और ये कि बस अब एंजाइटी नहीं डेवलप होने दें और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सी सोचें कि एडमिशन होगा, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ना जाएँ, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो पे आ जाती है। तो बस यही कहना था। और ये जो प्रोसेस है ना, ये ज़िंदगी पर कभी नहीं आने वाला, इसको एंजॉय करना है। लिटरली मैंने खुद भी एंजॉय किया। उस टाइम पे 2 ड्रामे चलते थे, हम कहाँ के सच्चे थे और परिज़ाद ड्रामा चलता था, मैं उनको कभी मिस नहीं करता था। थ्रू आउट मेरी जर्नी के दौरान मैं उनको ज़रूर देखता था, और भी मैं UFC के वो देखता था। तो ये जो प्रोसेस है इसको आपने एंजॉय करके आना है, दिमाग में इसके ऊपर बोझ नहीं बनाना। जितना बोझ बनाओगे उतनी मतलब कुछ कर नहीं सकोगे। पढ़ रहे होगे लेकिन उधर टेंशन चल रही होगी। हाँ, तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे रूम में, हम जब तैयारी करते थे तो हमने अपने लिए नमोनिक्स तैयार कर लिए थे, और उस तरह अगर आप करेंगे तो वो चीज़ इस तरह होती है एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज नहीं होते। जैसे मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ, हमने इस तरह किया था कि आपको याद होगा 4th नंबर चैप्टर है समथिंग है, जिसमें है कि बोन्स जो है वो कोलेजन टाइप 1 से बने होते हैं और कार्टिलेज जो होता है वो टाइप 2 से बने होते हैं। तो हम कहते थे बोन जो है 1 नंबर चीज़ है, 1 नंबर चीज़ मतलब सख्त होती है, 1 नंबर चीज़ है तो वो बोन होगी, और ये जो कार्टिलेज है तो 2 नंबर चीज़ है ना। इस तरह ये और कुछ नहीं था, बट ये इस तरह थे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्लियर होंगे। आपको पता तो वैसे होता है, लेकिन जो ये रट्टे वाली चीज़ें इनको किसी चीज़ के साथ लिंक करे या अपने लिए छोटे छोटे नेमोनिक्स बनाए, इसका आपको अभी नहीं पता, लेकिन इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये मुझे लिख लिया। और हाँ, और बाकी मैं सबको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोग अगले साल इधर हमारे साथ बैठे होंगे।